हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स या अभिक्रिया वेग का संघट्टवाद या टक्कर सिद्धांत। फॉर एनी रिएक्शन टू अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो अभिकर्मक होते हैं, उनमें आपस में टक्कर हो। तो फर्स्ट जो बात है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। सबसे पहली बात है कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण उसी परिस्थिति में होगा जब सबसे पहले जो अभिकर्मक के अणु हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराएं। वंस मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे मे रिएक्ट टुगेदर और दे मे नॉट। सेकेंड है मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशेंट एनर्जी। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, टक्कर तो होनी ही चाहिए, साथ में उनमें वो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी होनी चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट हैव करेक्ट ज्योमेट्री। और टक्कर होने के साथ साथ एनर्जी भी होनी चाहिए और उनकी जो ज्योमेट्री है, वो उनकी जो ज्यामिति है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो भी सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं होगा तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोलिजन थ्योरी हमको ये बताती है कि जब अभिकर्मक से उत्पाद का निर्माण होता है तो उसके लिए 3 कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशंस क्या है, अणु आपस में एक दूसरे के साथ टकराएं। दूसरी कंडीशन है उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो। तीसरी बात है उनकी ज्यामिति या उनका विन्यास बिल्कुल सही हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखाई है, O3 की NO के साथ में O2 प्लस NO2 का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये विन्यास बताया इन्होंने, यहाँ पे इन दोनों में कोलाइड हुआ, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, जिसके बारे में अभी अपन और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना। दूसरा, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि देखिए यहाँ ओरिएंटेशन में आपको नाइट्रोजन दिख रहा है एंड देन ऑक्सीजन। यहाँ ओरिएंटेशन में हमारे पास पहले ऑक्सीजन है एंड देन नाइट्रोजन। तो ये हमें क्या चीज़ दर्शाता है, ये हमें दर्शाता है कि अणुओं का विन्यास भी सही होना चाहिए, तभी अभिकर्मक जाकर के उत्पाद में चेंज होंगे। तो 3 कंडीशन है, मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, molecules must have sufficient energy and they have correct geometry. Then activation energy and the activated complex, सक्रियण ऊर्जा और सक्रिय संकुल। Energy barrier to the reaction, amount of energy needed to convert reactants into the activated complex. The activated complex is a chemical species with partially broken and partially formed bonds, always very high in energy because of the partial bonds. अब एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसमें कुछ बॉन्ड तो बने हुए होते हैं और कुछ बॉन्ड उसके टूटने की अवस्था में होते हैं, और इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। और हमने क्या पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में कि जब भी किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है वो उतना ही अधिक अस्थायी होता है, वो तुरंत टूट करके स्थायी अणु का निर्माण करता है। अब देखिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल फॉर द आइसोमराइजेशन ऑफ मिथाइल आइसोनाइट्राइल। यहाँ इस एक्सिस पर हमने एनर्जी ले ली और यहाँ पर हमने रिएक्शन प्रोग्रेस ली है। ये हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पे बना प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स के अणु आपस में कोलाइड होकर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकरित कॉम्प्लेक्स या संकरित संकुल जिसको हम बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है। यहाँ पर कुछ बॉन्ड बने हुए हैं और कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं। तो आप जब एनर्जी प्रोफाइल में यहाँ देखोगे तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है इसलिए ये सबसे ज़्यादा अस्थायी है। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत टूटेगा और टूट करके क्या बना देगा, उत्पाद या प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, ये जो ऊर्जा है ये अभिकर्मक की ऊर्जा है, ये संकरित संकुल की ऊर्जा है। इन दोनों का जो अंतर होता है, इस अंतर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ ये किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है,
प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल बिकॉज दे आर ऑफ लोअर एनर्जी। अब देखिए एनर्जी डायग्राम में ये यहाँ पर है अभिकर्मक और ये यहाँ पर है उत्पाद। इसका मतलब उत्पाद की ऊर्जा कम है। तो जब उत्पाद की ऊर्जा कम है, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल होगा। इस अमाउंट में ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी। इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये एनर्जी बाहर निकलेगी। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपन समझ में आ गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये वाला है, ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कुछ बॉन्ड बने हुए होते हैं, कुछ बॉन्ड टूटने वाले होते हैं, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है तो ये टूट करके उत्पाद का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा किसको कहते हैं। मॉलिक्यूल्स नीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिएक्ट। अणुओं को रिएक्शन करने के लिए एक मिनिमम या निम्न ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। विजुअलाइज्ड एज एन एनर्जी बैरियर एक्टिवेशन, इसको हम एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। अब देखिए इसको हम जब डायग्राम में देखेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये कोई प्लेयर जो वॉलीबॉल खेल रहा है, उसको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे ये इस नेट को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो ये बॉल दूसरी तरफ कब जाएगी? जब ये इस नेट को क्रॉस करेगी। ठीक, तो इसका मतलब इसके पास इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए जिससे कि ये इस नेट को क्रॉस कर सके। तो एग्जैक्टली ऐसे ही एनर्जी बैरियर जब रिएक्शन होती है तब होती है, तो मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ने देखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में और एनर्जी। The effect of temperature on rate. Changing the temperature changes the rate constant of the rate law. अपन ये पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्नियस इन्वेस्टिगेटेड दिस रिलेशनशिप एंड शोड दैट, उन्होंने ये अपनी एक इक्वेशन दी थी। अब इस इक्वेशन में क्या है? के है हमारा रेट कांस्टेंट, ए है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए क्या है जो भी अपन ने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कलिजन्स विथ करेक्ट ज्योमेट्री। ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है हमारा, जो आवृत्ति होती है, ये किस बात पर डिपेंड करती है? कि जो ज्यामिति है, जो विन्यास है, वो हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब इसको हम इसी वाली इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में? एल एन के वर्सेस 1/t के बीच में, एल एन के एंड 1/t के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू mx+c, उसके अकॉर्डिंग स्लोप क्या आ जाएगा? -EA/r। E can also be evaluated mathematically if two rate constants are known at two different temperatures. मान लीजिए हम किसी भी रिएक्शन को दो अलग अलग टेम्परेचर पर करते हैं। एक टेम्परेचर है T1 और दूसरा टेम्परेचर क्या है? T2। एक के लिए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1, और दूसरे के लिए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K2। तो हम इस तरीके से इनको इक्वेशन को इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, और इसमें फिर हम वैल्यूज़ को रख करके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपन ने एक रिएक्शन देखी है, हैज़ रेट कांस्टेंट ऑफ 2.57 at 701 Kelvin and this much at 895 Kelvin. Find the activation energy in kilojoule per volt. आपको गिवन क्या है? टेम्परेचर दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर T2 भी आपको दिया हुआ है, K2 भी आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है? कैलकुलेशन किसकी करनी है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलो जूल पर मोल। अब आप इसको फॉर्मूला आपका ये वाला है जो अपन ने अभी पढ़ा है, सारी वैल्यूज़ को अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी भी और फॉर्म में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें हर क्वेश्चन के साथ में एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।